Good morning, students. Today we will discuss our next topic of analog electronics, that is transistor biasing. So first, we have to know about operating point. तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में जानना होगा. व्हाट इज़ ऑपरेटिंग पॉइंट, क्या होता है? So when a line is drawn joining the saturation and cutoff point, such a line can be called load line. जब हम एक लाइन को ड्रॉन करते हैं जो सैचुरेशन और कट ऑफ पॉइंट को आपस में मिलाती है तो उसे हम लोड लाइन बोलते हैं. तो दिस लाइन व्हेन ड्रॉन ओवर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मे कॉन्टैक्ट एट ए पॉइंट कॉल्ड एज ऑपरेटिंग पॉइंट. तो जब ये लाइन हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के ऊपर ड्रॉन करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को करते समय, तो उस समय इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट. बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक वोल्टेज और करंट का ऐसा लेवल या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल होता है जहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो एक्टिव रीजन में काम करता है. ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, अगर हमारा ट्रांजिस्टर हम चाहते हैं कि एज ए एम्पलीफायर वर्क करता रहे तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक्टिव रीजन के बीच में ही रहना चाहिए. अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है किसी कारण, यानी कि अगर वोल्टेज और करंट हमारे किसी कारण आगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं तो इस ऑपरेटिंग पॉइंट का जो हमारा वोल्टेज और करंट है ऑपरेटिंग पॉइंट का असर होता है हमारे सर्किट पे, क्योंकि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है, सैचुरेशन में चला जाता है जहाँ पे वो कट ऑफ रीजन में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो जंक्शन है जो रिवर्स बायस में होता है एक फॉरवर्ड बायस में होता है, वो जंक्शन अगर सैचुरेशन में चला जाएगा तो दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में चला जाएंगे. तो अगर वो कट ऑफ में चले जाएंगे तो दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर अपनी वर्किंग को बंद कर देगा. तो कुछ हमारे आगे पॉइंट्स है ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में. सो दिस ऑपरेटिंग पॉइंट को हम जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है इसको हम क्यू पॉइंट भी बोलते हैं और कंसिस्टेंट पॉइंट भी इसे हम बोलते हैं. तो ये क्या होता है कि अगर हम एसी सिग्नल दे रहे हैं तो इस जो हमारी लोड लाइन होती है उस पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये मूव करता है. तो कई बार वोल्टेज इंक्रीज़ करने से या कुछ डिक्रीज़ होने पे ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये अपनी जगह से शिफ्ट होता रहता है एसी सिग्नल देने से. तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इस ऑपरेटिंग पॉइंट को बेसिकली फ़िक्स करने को ही हम ट्रांजिस्टर बायसिंग का हम नाम देते हैं. तो इस ऑपरेटिंग पॉइंट को अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो फिक्स रहे, ऑपरेटिंग पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स रहे, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि ट्रांजिस्टर जो हमारा एम्पलीफायर की तरह वर्क करता रहे, तो हम उसे बोलेंगे फेथफुल एम्पलीफिकेशन. फेथफुल एम्पलीफिकेशन में आगे आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि जब भी हमारा जो कंसिस्टेंट पॉइंट है वो अपनी जगह पे फिक्स होगा तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन जो होगी वो अचीव हो पाएगी. सो नेक्स्ट वन इज़ फेथफुल एम्पलीफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ इज़ कॉल्ड एम्पलीफिकेशन. जैसे हमने पढ़ा है कि जो प्रोसेस होता है किसी भी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना उसे हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन. तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होती है कि जब हम एम्पलीफिकेशन करते हैं तो उसमें कोई लॉस ना हो इनपुट सिग्नल का, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, फेथफुल एम्पलीफिकेशन. So faithful amplification is the process of obtaining complete portion of the input signal by increasing the signal strength. This is done when AC signal is applied at its input. जैसे कि आप इस पिक्चर के ऊपर भी देख रहे हो कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल जो होता है उसको कम्प्लीटली हम आउटपुट में ऑब्टेन करते हैं. तो हम एसी सिग्नल अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वैसा ही सिग्नल हमें आउटपुट में मिलेगा, उसे हम बोलते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन. अगर सिग्नल थोड़ा सा भी डिस्टॉर्ट हो जाए या किसी कारण कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें सिग्नल आउटपुट में पूरा नहीं मिल पाएगा, जिसे हम बोलेंगे अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन. तो जो अभी फेथफुल एम्पलीफिकेशन हम चाहते हैं तो हमें यही है कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमें एक्टिव रीजन में ही रहने देना होगा. एक्टिव रीजन में ही होगा तो ही हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगी. अगर एक्टिव रीजन से
शिफ्ट कर जाता है कट ऑफ द सैचुरेशन में, तो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा, क्योंकि सिग्नल का लॉस हो जाता है। तो नेक्स्ट वन इज़ सम की फैक्टर अबाउट फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। कुछ हमारे की फैक्टर है जी, कि अगर हम चाहते हैं कि हम फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कर पाएँ किसी भी ट्रांजिस्टर में, तो हमें ये जो फैक्टर है उसका ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो सबसे पहले क्या है कि जो कलेक्टर करंट होना चाहिए वो जीरो लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि अगर हम, क्या होता है कि एसी सिग्नल का अगर पॉजिटिव हाफ आता है तो वो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, एसी सिग्नल का जो हाफ साइकिल है वो रेक्टिफाइड हो जाता है। और दूसरा, जो अगर नेगेटिव पोर्शन चलता है एसी सिग्नल का, तो उस समय क्या हो जाता है, डायोड नेगेटिव बायस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन हमें नहीं मिल पाती। सो इस कंडीशन में क्या है कि जो वैल्यू जीरो सिग्नल भी हमें मैक्सिमम कलेक्टर करंट के इक्वल रखनी होगी, ताकि हमें जो एम्प्लीफिकेशन है पर प्रॉपर हमें मिल पाए। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए, ताकि इससे कम ना हो, तो हमें जो सिग्नल में आउटपुट में सिग्नल मिल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो सेकंड पॉइंट इज़ मिनिमम प्रॉपर बेस मीटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। जो बेस मीटर वोल्टेज हैं वो कम से कम मिलने चाहिए पूरी वर्किंग के दौरान, जब फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो। अगर हमें इतने वोल्टेज नहीं मिलते तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किसी भी समय अपनी जो वर्किंग है उसको डैमेज हो सकती है, वर्किंग जो उसको स्टॉप कर सकता है, और हमें जो आउटपुट में सिग्नल मिल रहा है वो वैसा सिग्नल नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर वर्क करे एम्पलीफायर, तो कम से कम जितने भी 0.3 जो हमारे यूरेनियम के केस में, या 0.7 सिलिकॉन के केस में जो बेस मीटर वोल्टेज है, इतने वोल्टेज कम से कम चाहिए। अगर इतने वोल्टेज नहीं मिल पाते तो किसी भी समय जो सिग्नल है वो लेस करंट होने के कारण वो सिग्नल जो है आउटपुट में डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो जिसके कारण क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर होगा वो अनबायस कंडीशन में चला जाएगा और हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर मीटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए, कि अगर हम चाहते हैं कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो तो हमें कम से कम मिनिमम जो क्या है कलेक्टर मीटर वोल्टेज चाहिए किसी भी समय। अगर हमें कलेक्टर मीटर वोल्टेज जैसे कि हमें 0.5 हमें चाहिए यूरेनियम के केस में एंड 0.1 चाहिए हमें सिलिकॉन के केस में। अगर इतने वोल्टेज हमें नहीं मिल पाते हैं, या किसी कारण फेल हो जाते हैं इतनी वोल्टेज देने के लिए, तो क्या होगा कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारा बेस करंट इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा जो कलेक्टर करंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, हमें आउटपुट में हमारा जो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन है वो एक तरह डिस्टॉर्ट हो जाएगी, हमें जो हमारा जो एक्टिव ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा, वो सैचुरेशन में कट ऑफ में चले जाएगा। तो जिसके कारण क्या हमें जो आउटपुट मिली है वो हमें इनपुट जो हमने दी है वैसे नहीं मिल पाएगी। तो ये भी फैक्टर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कलेक्टर मीटर वोल्टेज है वो 0.5 या 0.1 से जितने भी हम यूरेनियम या सिलिकॉन के केस में या किसी और केस में चाहिए उतने वोल्टेज हैं मिलने ही चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज द फुलफिलमेंट ऑफ दिस condition ensure the transistor work over the operating region having input forward bias and output reverse bias। तो अगर ये कंडीशन हम कोई भी ट्रांजिस्टर इस कंडीशन को पूरी करता है तो ही हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिल पाएंगी, अगर नहीं करता तो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिल पाएगी। सो नेक्स्ट वन इज ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग में क्या होता है कि हम अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को जो होता हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उसको हम बाइसिंग के ज़रिए ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करते हैं अपने एक्टिव रीजन में, ताकि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन उससे कर सके। So to operate the transistor in the desired region, we have to apply external DC voltage of correct polarity and magnitude to the junction of two of the transistor. This is known as biasing of the
ट्रांजिस्टर। सो हम अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को एक जगह पे फिक्स करने के लिए एक डिज़ायर्ड रीजन में हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज ऑफ करेक्ट पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड के देते हैं हमें दोनों जंक्शन के ट्रांजिस्टर को, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट वो शिफ्ट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर वाइसिंग। अगर हम डीसी वोल्टेज को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे बोल देंगे डीसी वाइसिंग। तो आगे आ जाता है इसकी टाइप्स। हमारे पास अलग अलग मेथड है वाइसिंग करने के, मेथड ऑफ द ट्रांजिस्टर वाइसिंग। फर्स्ट वन इज बेस रजिस्टर मेथड, सेकंड वन इज कलेक्टर टू बेस वाइस, थर्ड वन इज वाइसिंग विद कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर एंड फोर्थ वन इज वोल्टेज डिवाइडर वाइस सर्किट। तो ये हमारे पास मेथड है किसी भी ट्रांजिस्टर को वाइस करने के लिए कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अपनी जगह से ना शिफ्ट हो, ताकि हमें जो आउटपुट में सिग्नल मिले वो पूरा इनपुट का जो एम्प्लीफिकेशन होके पूरी मिले। सो नेक्स्ट जहाँ पे हमारी जो सबसे पहली वाइसिंग की बात कर रहे हैं दैट इज़ अ बेस रजिस्टर मेथड। अब जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को लगाया हुआ है और आर बी दैट इज़ द दो रजिस्टेंस लगी हुई है, जो बेस रीजन पे हमारे पास रजिस्टेंस दैट इज़ द आर बी बेस रजिस्टेंस एंड आर सी दैट इज़ द कलेक्टर रजिस्टेंस। और हमने जो जहाँ पे हमारी जो एरो है दैट इज़ मीटर सेक्शन, जहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ मीटर करंट। तो हमारे पास जो जहाँ पे इनपुट में वोल्टेज दिए हुए दैट बेस मीटर वोल्टेज एंड आउटपुट में जो हमारे पास वोल्टेज दैट इज़ कलेक्टर मीटर वोल्टेज, जो हमारे ट्रांजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज दैट इज़ VCE। तो ये है हमारा बेस रजिस्टर मेथड। तो इस मेथड में ये जो मेथड है हमारा, जहाँ पे हमने बेस रजिस्टर मेथड इसे क्यों कहा गया, क्योंकि हमने जहाँ पे रजिस्टर को यूज़ किया हो दोनों तरफ, तो इसी कारण से बेस रजिस्टर मेथड हम बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो वाइसिंग तो हो जाती है उसकी, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पर सबसे पहले इसकी एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि जो सर्किट है एक तो सिंपल है, जहाँ पे सिर्फ हमने एक रजिस्टर जो हमने यूज़ किया हुआ है मीटर सेक्शन में आ रही उसको सिर्फ उसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। थर्ड वन इज़ जो वाइसिंग कंडीशन है हम उसको ईज़िली सेट कर देते हैं। तो जहाँ पे जो आउटपुट में होता है कि लोडिंग हमें नो लोडिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती बेस मीटर जंक्शन में। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज है इस तरह की जो हमारे पास वाइसिंग आती है बेस रजिस्टर मेथड की। ये जो मेथड होता है वो सिंपल होता है, ठीक है जी, और इसलिए में जो वाइसिंग हम इजीली कर देते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि जहाँ पे क्या होता है कि जो द स्टेबलाइजेशन इज़ पुअर एज सीरीज रिवॉल्वमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी पुअर होती है। स्टेबिलिटी फैक्टर एक टॉपिक है हमारा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी ट्रांजिस्टर वाइसिंग है उसकी कुछ स्टेबिलिटी होती है कि जो हमारा सर्किट है वाइसिंग सर्किट, वो उसको टेम्परेचर के इंक्रीज़ के कारण उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो स्टेबल हो तो उसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर वो कम से कम होना चाहिए। जितना कम स्टेबिलिटी फैक्टर होगा उतनी हमारा जो सर्किट होगा वाइसिंग होगी वो स्टेबल होगी। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी इसकी पुअर है, क्योंकि हीट डिवॉल्वमेंट होने के कारण हीट एक बार डिवॉल्व हो जाती है सर्किट में वो रुक नहीं पाती, क्योंकि आईसी करंट बढ़ जाता है। कलेक्टर करंट बढ़ने के कारण हमारा जो आईसीओ उससे इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हीट को स्टॉप करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो फर्स्ट वन तो ये पॉइंट आ गया इसमें। दूसरी सेकंड नंबर पे क्या है कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर हाई होने के कारण कि जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग चांस होता है थर्मल रनवे का। थर्मल रनवे आपको पता ही है कि एक हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है कि सेल्फ उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कि अगर हम नहीं भी हीट देते तो वो जो ट्रांजिस्टर होता है आईसी कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होने के कारण उसका आईसीओ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण जो ट्रांजिस्टर होता है वो अपने आप ही वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, सड़ जाता है, जिसे हम आम भाषा में कह जाते हैं डैमेज हो जाता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा इंक्रीज़ होने के कारण इसमें जो स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं थर्मल रनवे के। नेक्स्ट मेथड इज़ कलेक्टर टू बेस बायस। जहाँ पे आप देख रहे हो इस मेथड में हमने क्या किया है
एक ट्रांजिस्टर है हमारा, और RB हमने बेस रजिस्टर है जहाँ पे, और RL है लोड रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ठीक है जी। मीटर सेक्शन, कलेक्टर सेक्शन हमारे, ठीक है, और बेस सेक्शन बना हुआ है। इनपुट में वोल्टेज है VVB एंड आउटपुट में VCE। तो जहाँ पे हमने क्या करते हैं कि हम अपने स्टेबल करते हैं सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायस को सर्किट को, कि हमारा जो सर्किट हो वो स्टेबल हो पाए। तो इसमें हम स्टेबल कैसे करते हैं, क्योंकि इनपुट में हमने रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है, तो हम बायस करंट को, जो हमारा बेस करंट होता है, उसको चेंज करके हम अपने सिस्टम को पूरा स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बेस है पॉजिटिव के साथ अटैच है, और हमारा जो ट्रांजिस्टर का सेक्शन है वो नेगेटिव के साथ अटैच है। इससे करने से क्या होगा कि हमारा RC जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, और हमारा RB होगा वो डिक्रीज़ होता है, जिसके कारण जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो भी कम होगी। तो इसके कारण कि हम अपने सर्किट को स्टेबल कर सकते हैं। तो इस सर्किट का एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो सर्किट में क्या नेगेटिव फीडबैक यूज़ होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो एम्पलीफायर का गेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक का, क्योंकि हम अपने एम्पलीफायर में 2 तरह के फीडबैक यूज़ करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। और एम्पलीफायर में हम नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है काफ़ी के अदर एडवांटेज है गेन। पर इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव फीड देने से क्या हो जाता है कि गेन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट मेथड इज कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग विद कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर। तो इसमें जो बाइसिंग होती है वो कलेक्टर फीडबैक के सर्किट से होती है, जैसे कि आप देख रहे हो इस सर्किट में। तो इस सर्किट के जो एडवांटेज है हमारे पास, इसमें क्या है कि हमें सिर्फ एक रजिस्टर की सिर्फ ज़रूरत पड़ती है, और सेकंड वन क्या है कि हमें जो स्टेबलाइजेशन का जो सर्किट हमें स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि लेसर चांस होते हैं थर्मल और रनवे के। तो इसमें जो डिसएडवांटेज भी यही है कि स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड तो करता है पर इतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड करता, तो जिसके कारण क्या होता है कि कई बार जो थर्मल रनवे है वो हो जाता है सर्किट में। क्योंकि थर्मल रनवे है तो सर्किट प्रोवाइड तो करता है पर इतनी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करता कि जो थर्मल रनवे को हम हर बार रोक पाएँ। तो सेकंड डिसएडवांटेज इज कि ये जो सर्किट है नेगेटिव फीडबैक को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो गेन होता है ट्रांजिस्टर का, जो एम्पलीफायर का, वो रिड्यूस हो जाता है। एंड जो लास्ट मेथड हमारा दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडर वाइज मेथड। जो ये मेथड है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ज़्यादातर हम अपने सर्किट में इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि वोल्टेज डिवाइडर का नाम दिया गया है, इसे हम पोटेंशियल डिवाइडर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हमने जहाँ पे वोल्टेज है उसको 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जो हमारी रेजिस्टेंस है इनपुट सेक्शन में वो R1 एंड R2 है रेजिस्टेंस है, आउटपुट में RC है, और हमारा कलेक्टर करंट IC, बेस करंट IB और मीटर करंट IE फ्लो कर रहा है। जो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस हमारी इनपुट में है दैट इज़ वोल्टेज VVE है, एंड आउटपुट में VCE है। तो हमने जहाँ पे क्या किया, वोल्टेज को हमने डिवाइड किया हुआ है, इसी कारण से हमने वोल्टेज डिवाइडर का नाम दिया है। तो वहाँ पे हम RC को जहाँ पे हम सेलेक्ट करके RC को वैल्यू को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं कि RB को हम इसके करंट को थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो आउटपुट में हमें स्टेबिलिटी होगी वो हमें स्टेबिलिटी फैक्टर होगा वो कम मिलेगा, जिसके कारण हम इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांजिस्टर बाइसिंग। मुझे आस है कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आज आ गई होगी। सो थैंक्स।